हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नो। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 10 के वाणिज्य से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वाली वीडियो में हमारे एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनकर आए हैं, क्योंकि आज हम कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी पड़ेगी और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ भी जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थशास्त्र के उपयोगिता हार्श नियम से रिलेटेड रहेगा। इसमें स्टूडेंट मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। उपयोगिता या तुष्टीकरण से आशय, उपयोगिता के प्रकार, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में अंतर, उपयोगिता हार्श नियम से आशय एवं परिभाषाएं, उपयोगिता हार्श नियम की मान्यताएं, उपयोगिता हार्श नियम के अपवाद, उपयोगिता हार्श नियम एवं का महत्व। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो उपयोगिता हार्श नियम होता है ये सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। इसमें हम कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन सब में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से एग्जाम में आएंगे, और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझिए उपयोगिता या तुष्टीकरण से आशय क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन आपका यही बनकर आएगा एग्जाम में कि उपयोगिता या तो वो उपयोगिता का नाम दे देगा या फिर तुष्टीकरण, तो दोनों का ही मतलब एक होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले साधारण शब्दों में वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी कर सके उपयोगी होती है और उसमें उपयोगिता या तुष्टीकरण पाया भी जाता है, तथा किसी सेवा या वस्तु के उपयोग करने में हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है वे उपयोगिता या तुष्टीकरण कहलाती है। तो स्टूडेंट, आपने जाना कि जो उपयोगिता और तुष्टीकरण है वो क्या होता है। उसने कहा है कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है, उसमें उपयोगिता और तुष्टीकरण पाया जाता है। सेवा या वस्तु का उपभोग करता है उसमें तुष्टीकरण पाया जाता है। तो इस प्रकार की उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता में से ही लगाया जा सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न होता है। अब ये भिन्न कैसे होता है ये जान लीजिएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में तुष्टीकरण से आशय किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या फिर क्षमता होती है। क्या होती है? शक्ति या फिर क्षमता होती है। स्टूडेंट, प्रोफेसर वाक के शब्दों में तुष्टीकरण में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता भी रखी गई है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक है ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं फिर से आपको ये चीज बता रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक आज का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपके आने वाले टाइम के लिए भी। तो इसका जो उपयोगिता के प्रकार है स्टूडेंट, ये भी जान लीजिए। इसके दो प्रकार होते हैं, सीमांत उपयोगिता या तुष्टीकरण या फिर कुल उपयोगिता या तुष्टीकरण। तो स्टूडेंट, दोनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीमांत और कुल उपयोगिता में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट, सीमांत उपयोगिता या तुष्टीकरण आता है जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो उपयोगी जो उपभोग होता है उसकी अंतिम इकाई को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है या फिर सीमांत इकाई कहा जाता है स्टूडेंट। और उस वस्तु की सीमांत इकाई जो तुष्टीकरण प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा, यानी कि इसकी इकाई के बाद में जो वस्तु का सीमांत इकाई का तुष्टीकरण होता है वो प्राप्त होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो आपने देखा कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को एक से अधिक इकाइयों में भाग करें, उसको डिवाइड करें, ठीक है, अलग अलग करें, तो हम किसी भी नाम से कह सकते हैं, उसकी इकाई को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ही हम आपको एक एग्जांपल भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर हेली ने कुछ कहा है। प्रोफेसर हेली के अनुसार किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक का अंतिम अथवा सीमांत इकाई के तुष्टीकरण की उस व्यक्ति के लिए वस्तु विशेष की सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। उदाहरण के लिए स्पष्टीकरण में मान लो कि एक व्यक्ति भूख मिटाने के लिए कितनी रोटियां खाता है? 7 रोटियां खाता है, और इस 7वीं रोटी में सीमांत उपयोगिता इकाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस वक्त जब वो 7वीं रोटी खा रहा होगा तो वो लास्ट होगी उसकी, और तब तक उसका पेट भर चुका होगा, तो उसकी जो सीमांत है यानी कि उसकी जो तुष्टीकरण उपयोगिता है वो खत्म होती चली जाएगी और मिलने वाला तुष्टीकरण सीमांत तुष्टीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर एक तालिका दी जा रही है, जो मैं तालिका आपको दिखा रही हूँ। इस तालिका से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि तालिका जो स्पष्टीकरण है वो कैसे है। रोटी की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे सीमांत उपयोगिता देखिए, यानी कि कुछ कितने हद तक उसका जो खाना है वो कितने हद तक उसकी जो रोटी की संख्या है हमारे यहाँ पर दी गई है, 5 4 3 2 1 0 -1, ठीक है। यहाँ पर धनात्मक है, जिसके आगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का निशान नहीं है, जिसके आगे प्लस का निशान नहीं होता वो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे दे रखा है
कहने का मतलब ये है कि जो सब प्लस होते हैं वो सब धनात्मक होते हैं, जो माइनस होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है। इतना आपको आसानी इस तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जो प्लस वाले होते हैं, भाई इनके आगे कुछ नहीं लगा प्लस का निशान, तब भी ये प्लस के ही रहेंगे, यानी कि जोड़ के रहेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5 है तो 5 हमने यहाँ पर कुल उपयोगिता उसकी देखी 5। उसके बाद में 5 में हम 4 जोड़ देंगे, 5 और 4 कितने हो गए 9। उसके बाद में हम जो 9 आया है उसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही जोड़ेंगे 5 4 3, तो 5 4 3 तीनों को जोड़ा तो कितना आया 12। उसके बाद फिर से वही करेंगे 5 4 3 2, 2 का नंबर आया है तो हमारे सब जोड़ के कितना आया है 14। उसके बाद में फिर 5 4 3 2 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया 15 आया है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमारी संख्या चलती रहेगी और ये हमारी एक स्थिर जगह है, जो हमारी जो स्थिर है यानी कि रुक गई है, वो कहाँ पर रुक गई है 15 तक रुक गई है। और उसकी जो ऋणात्मक है, और यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे इन सब जोड़ने वाली संख्या में से 1 को लेस कर देंगे तो 15 में से 1 गया, कितना बचा 14, तो घटती हुई चली जाएगी। तो याद रखना स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले ज्यादा से ज्यादा होता चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता और तुष्टीकरण सीमांत उपयोगिता यहाँ पर कहलाई जाती है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट इसकी 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, जो कि मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर। ठीक है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। इसी के बारे में आपने जाना है कि किसी भी वस्तु के उपभोग में उपयोगिता जो धनात्मक होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है, जो शून्य में पाई जाती है वो हमारी पूर्ण संतुष्टि बिंदु होती है। उसी के साथ में जब किसी वस्तु का उपभोग अनुपयोगिता से मिलती है वो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाई जाती है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता होती क्या है स्टूडेंट, किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर जो तुष्टीकरण प्राप्त होता है, यानी कि जो एक से अधिक इकाई की जाती है उसका जो तुष्टीकरण होता है उसके योग में कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाले तुष्टीकरण के योग का कुल उपयोगिता कहा जाता है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग द्वारा प्राप्त सीमांत तुष्टीकरण के योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। तो स्टूडेंट आपने ये चीज जानी। उसके बाद में सीमांत उपयोगिता की कुल उपयोगिता में जो संबंध होता है वो कैसे होता है ये भी देख लीजिएगा। सीमांत में नंबर 1 है, किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ने के साथ सीमांत उपयोगिता घटने लगती है और कुछ उपयोगिता बढ़ती है। दूसरे नंबर पे जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है और रोटी की 5वीं इकाई तक उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। उसके बाद में जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता में अधिकतम भी होती है। कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिक भी होती है। क्यों, क्योंकि सीमांत उपयोगिता तो शून्य हो गई, फिर उसके बाद वो बढ़ रही है। रोटी की जो 6ठी इकाई होती है वो सीमांत उपयोगिता शून्य है, लेकिन कुल उपयोगिता हमारी टोटल कितनी बैठ रही थी, अभी हमने जो टेबल में आपको दिखाई थी वो 15, उस जो अधिकतम थी। ठीक है, उसके बाद में वो घटने लग जाती है और धीरे धीरे जब वो घटती है तो 7वीं रोटी हमारी एक एक करके घटती है तो वो 14 हो जाती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक कहलाई जाती है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया ये सब। अब देखिएगा स्टूडेंट, उपयोगिता हार्श नियम से आशय एवं परिभाषाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं। जैसे कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। किसके बारे में जान रहे हैं स्टूडेंट, हम उपयोगिता हार्श नियम के बारे में जान रहे हैं। इससे पहले आपने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में जाना, लेकिन हमारा ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमसे काफी बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि ये हमारा उपयोगिता हार्श नियम होता क्या है, इससे क्या आशय, इसकी परिभाषा बताइए, इसके बारे में बताइए। तो हर बार हमारा मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसलिए हम आज इसके बारे में जानेंगे। मनुष्य की आवश्यकताएं जो अनंत होती है, यानी कि कभी खत्म ही नहीं होती, आवश्यकता कुछ ना कुछ बढ़ती ही रहती हैं, परंतु उसमें से प्रत्येक आवश्यकता किसी समय विशेष पर ही पूर्ण रूप से संतुष्ट की जा सकती है। ये हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि प्रत्येक आवश्यकता आरंभ में बहुत तीव्र होती है, उसे पूरा करने के लिए वस्तु की एक के बाद एक करके इकाइयों का उपभोग करना पड़ता है। पहली इकाई की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए बहुत अधिक होती है। आवश्यकता अत्यधिक तीव्र होने के कारण वह पहली इकाई के लिए अधिक से अधिक त्याग करने को तैयार रहता है, यानी कि वो चाहता है कि जैसे धीरे धीरे यानी कि वस्तु की कोई अधिक इकाई प्राप्त हो और तीव्रता में उसके लिए कम हो, यानी कि जो उसकी उपयोगिता है वो कम होती जाए, तो एक ऐसा बिंदु आ जाता है जिसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो धीरे धीरे उसका क्या आ जाएगा, वो शून्य पर आ जाएगा और उसकी आवश्यकता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। जब उसकी इच्छाओं में यानी कि उसकी जो चीजें हैं उसे मिल जाती हैं तो उसकी आवश्यकता
पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। उपभोक्ता अब आगे उस वस्तु का उपभोग करना बंद कर देता है। भूख लगने पर वह पहली रोटी उपभोक्ता बहुत अधिक होती है और लेकिन दूसरी रोटी में कुछ कम हो जाती है, तीसरी में उससे कम होती है, चौथी में उससे कम हो जाती है, पांचवी में उससे कम हो जाती है, लेकिन एक लास्ट टाइम में हमारी उसकी भूख की तीव्रता कम ही हो जाती है, यानी खत्म ही हो जाती है, जिससे भूख पूर्णतः शांत हो जाती है। यानी कि जब पेट भर जाता है तो सिंपल सी बात है कि जो भूख की तीव्रता है जो हमारी है वो कम हो जाती है और उसकी उपभोक्ता यदि रोटी खाने में क्रम से एक तरपति बिंदु के बाद जारी रखता है तो उसकी उपभोक्ता के स्थान पर उसे अनुपयोगिता ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है। तो वो पूर्ण संतुष्टि के बाद उपभोग क्रम में समानता समाप्त कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट आपने समझा, जब धीरे धीरे कोई चीज खाई जाती है तो आपने देखा होगा कि पहले एक खाए, फिर दो खाए, फिर तीन खाए, फिर चार खाए, लेकिन धीरे धीरे भूख खत्म होने लगती है, उसकी संतुष्टि पूरी होती चली जाती है। तो ऐसी उपयोगिता को उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उपयोगिता ह्रास नियम। और ये मनुष्य की आवश्यकताओं में अनंत होता है। और इसे मैं आपको एक डेफिनेशन भी बता देती हूँ स्टूडेंट। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? नंबर 1 पे बोल्डिंग के शब्दों में कहा गया है कि जब कोई उपयोगिता अन्य वस्तु के उपयोग स्तर में रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग का बढ़ाता है तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। मार्शल के शब्दों में मनुष्य के पास किसी भी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ वह लाभ क्रमशः घटता जाता है। तो ये आपने देखा, यानी कि जब कोई हमारे अतिरिक्त लाभ होता है तो उसकी बातें यानी समान रहने पर भी वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ क्रम से वो घटता भी रहता है। अगर उसकी वृद्धि होती है तो सिंपल सी बात है वो घटेगी भी। तो यहाँ पर आपको उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा में आपको ये चीज समझ में आ ही गई होगी। उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, जब आप उपयोगिता ह्रास नियम से आपके बारे ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं तो आपको एक एग्जाम्पल देना भी होता है। उस एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो उपयोगिता ह्रास नियम का जो उदाहरण है वो क्या है। मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति रोटियों का उपभोग करना आरंभ करता है तो चूंकि उसके लिए पहली रोटी की आवश्यकता तिर बहुत अधिक होती है, इसलिए से पहली रोटी की उपभोग 50 इकाई के पहली मतलब आवश्यकता के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। एक रोटी खा लेने के पश्चात उसकी भूख पहले से कम तीव्रता हो जाती है और जब वो दूसरी रोटी खाता है तो दूसरी रोटी की अपेक्षा और कम होती जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पर एक मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। उस टेबल के अनुसार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो भूख की तीव्रता है वो कैसे पहले धीरे से बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, लेकिन एक लास्ट टाइम पे आकर के वो घटती हुई चली जाती है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको टेबल बताई थी सीमांत और कुल उपयोगिता के, इसमें तो आपने देखी थी, वहां पर भी कुछ रोटियों की संख्या 1 से 7 थी, तो जो मैंने यहाँ पर लिखी है दिखाई दे रही है आपको। फिर प्राप्त तुष्टीकरण थी, प्राप्त तुष्टीकरण जो धनात्मक थी फिर शून्य में पहुंच गई, फिर ऋणात्मक में पहुंच गई और इन सब की जो तुष्टीकरण करते चले गए, यानी कि 50 यहाँ पर दे रखा है, फिर 50 में 40 को जोड़ा 90 आ गया, 50 40 30 को जोड़ा 120 आ गया, 50 40 30 और 20 को जोड़ा तो 120 आ गया, 50 40 30 20 और 10 को जोड़ा तो 150 आ गया और 150 में जब 0 को जोड़ा तो हमारा क्या है स्टूडेंट 150 ही रहा। लेकिन अब 150 में से यदि हमारी जो ऋणात्मक संख्या है यानी कि जो 10 है उसको अगर हम घटा दें तो वो हमारा 140 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ की जो उपयोगिता ह्रास है वो हमारी घटती हुई चली जाती है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि उपयोगिता ह्रास नियम का जो महत्व है वो कैसा है। तो यहाँ पर आपको महत्व भी बता देने हैं। इसके महत्व हैं कीमत निर्धारण में महत्व, तो वस्तु की मूल्य उसकी मांग और पूर्ति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। वस्तु की मांग उससे प्राप्त होने वाले तुष्टीकरण पर निर्भर करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते हैं। दूसरे नंबर पर यह नियम विविध वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। अब ये प्रोत्साहन कैसे देता है? यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ाने पर उपभोक्ता को उस वस्तु को क्रम से घटता हुआ तुष्टीकरण मिलता है। इसलिए उत्पादक जो विविध वस्तुओं का उत्पादन करती है ताकि उनका उत्पादन की मांग बनी रहे। परिमाणतः अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उत्पादन उपलब्ध होते हैं। तीसरे नंबर पर यह नियम अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों के आधार पर होता है। यह नियम अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों में जैसे कि मांग का नियम, सम सीमांत तुष्टीकरण का नियम, उपभोक्ता की बचत प्रगतिशील पर प्रणाली के आधार पर किया जाता है। 4th पॉइंट पर यहाँ पर दे रखा है, यह नियम जीवन स्तर में एक कार्य क्षमता के लिए प्रबंध की व्याख्या करता है। तो यह नियम कैसे करता है स्टूडेंट? जब एक निश्चित जीवन पर प्राप्ति के पश्चात जीवन स्तर पर होने वाली वृद्धि कार्य कुशलता पर क्यों
कुल प्रभाव डालती है। तो यह सब क्या है कि जो 5th पॉइंट पे मैं आपको बता देती हूँ कि यह नियम उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पर नियम जो उत्पादन की दृष्टि होती है इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह नियम का उपयोग मांग की प्रवृत्ति के समझने के लिए करता है और जो उपभोक्ता का उस नियम की उपयोगिता से सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता भी मिल जाती है। तो स्टूडेंट आपने ये वीडियो कंटिन्यू देखी, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो उपयोगिता हार्श नियम और उपयोगिता हार्श नियम का जो महत्व होता है स्टूडेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये टॉपिक जो मैंने आज आपको बताया है इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में बहुत अच्छे से आपके नंबर भी आए। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू देखा करें ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे और साथ में ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।